Yeah, my dear students and friends, welcome to टोपीवाला। फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का दूसरा सेक्शन लेकर के आपके सामने आया हूं। वो है वोकैब सेक्शन, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। आज मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन हाँ, बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्टोरी में क्या अंतर है। स्टोरी में जो वर्ड लिखा होता है, स्टोरी में जो वर्ड लिखे होते हैं उसका वही मीनिंग निकालते हैं स्टोरी में, लेकिन मुहावरा में या पोएम में हम वर्ड के कई मीनिंग निकालते हैं। कई बार वो मीनिंग वो कहता भी नहीं है, जैसे कि गई भैंस पानी में। अब हम क्या बोल दिए, गई भैंस पानी में, लेकिन मेरे पास कोई भैंस नहीं होता जो पानी में चली गई। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अरे हुआ काम खराब। तो देखो आप, वर्ड कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। वैसे इंग्लिश में भी वही करेंगे हम। वर्ड जो मीनिंग निकालेगा हम उससे हट के मीनिंग निकालेंगे। अगर इस वर्ड से मीनिंग निकला तो निकालेंगे, नहीं तो हम इसके मीनिंग को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे हम। जैसे अगर वर्ड है कि ये किराए पे तुमने पानी फेर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो काम किया उसमें पानी उसने जाके पानी उड़ेल दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हो गया काम खराब कर दिया तुमने। ऐसे जैसे धूल चटाना, अब बोल के अरे तुमने तो उसे धूल चटा दिया यार। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि धूल चटा दिया, मतलब ऐसा नहीं कि धूल लेके कहते हैं ले चट ले चट ले चट ले ले चट ले, ऐसा नहीं चटा दिया। या कह देते हैं कि दांत खट्टे कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जबरदस्ती नींबू लेकर के दांत खट्टे कर दिया उसका, ऐसा भी मीनिंग नहीं है। इसका मतलब तुमने उसको दांत खट्टे मजा चखा दिया। धूल चटा दिया मतलब पराजित कर दिया उसको, धूल चटा दिया। तो देखो वर्ड कुछ और है ना, धूल चटाना, हाँ, नींबू से क्या दांत खट्टे कर देना, ऐसा। आंख मारना, अब आंख मारना का मीनिंग यहां बोला इशारा करना, मीनिंग क्या हो रहा है, इशारा करना। लेकिन बाहर में आंख मार के देखो आप, मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। तो यानी वर्ड पे मुझे नहीं जाना है, वर्ड के भाव पे जाना है, फीलिंग्स पे जाना है, सेंस पे जाना है कि सेंस कहना क्या चाह रहा है। ये इसकी स्टडी करने के बाद मैं आप तक आया हूं लेकर के कि ये कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रिमेंबर कर भी लेंगे तो कितना रिमेंबर कर पाएंगे, 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा रिमेंबर आप नहीं कर सकते। आप बहुत होगा 150, 200, लेकिन इस 150, 200 से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, स्टेनोग्राफर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बैंक के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अगर रट के याद करेंगे तो कितना याद कर पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या है कि दूसरा टेक्निक यूज करना, जो कि मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। इसको बिना याद किए, बिना रटे, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना याद किए और बिना रटे ये याद होगा। ये सिर्फ 10 से ले लेते हैं। अगर 10 याद हो जाएगा तो आपको आगे का भी 10 याद हो जाएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा और आप इसका मीनिंग एक बार बोलूंगा और दूसरी बार इसका मीनिंग खुद आप बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या था। तो आते हैं पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट। हमारा फर्स्ट इडियम्स है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, फर्स्ट इडियम्स क्या है हमारा, अंडर, अंडर अ क्लाउड। और मीनिंग क्या आ रहा है कि संदेह के घेरे में, संदेह के घेरे में, है ना, संदेह के घेरे में। आपके सामने ये एग्जाम में ये इडियम्स होगा अंडर अ क्लाउड। और मीनिंग के रूप में अगर आपको पहले से पता है कि अंडर अ क्लाउड ये इसका मीनिंग ये आएगा, तो उसी से रिलेटेड कोई वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड होगा, इंग्लिश वर्ड, सिनोनिम्स होगा, आप उसको देखिए आराम से उसको आप कह सकते हैं कि ये इसका आंसर है। इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, मैं इसके मीनिंग को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर इस इडियम्स का क्वेश्चन अगर आया है एग्जाम में, इस इडियम्स का मीनिंग क्या क्या है आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा। वर्ड क्या है, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मींस होता है संदेह के घेरे में। अब कैसे आया, अब देखिए, गौर कीजिएगा। अंडर अ क्लाउड, मान लो कि आप एरोप्लेन चला रहे हो और अचानक बादल के बीच में चले जाओ, चारों तरफ से बादल ही बादल है, तो बताओ उस समय आप क्या ऐसा महसूस करोगे, या आप किधर जा रहे हो, पता चलेगा नहीं ना। और अगर पता नहीं चल पाएगा तो बताओ कि आप संदेह के घेरे में हो या नहीं हो, कि मेरा प्लेन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहां आ गए, संदेह के घेरे में। कब कब आए संदेह के घेरे में, जब अंडर अ क्लाउड आए आप। तो गौर करना इस बात को कि अंडर अ क्लाउड, अपने आप को लेना वो पायलट। अब अगर कहा आप अंडर क्लाउड हो, अब बताओ अंडर अ क्लाउड का मीनिंग क्या होगा, संदेह के घेरे में। ओके, आते पॉइंट। दूसरा क्या हमारा, क्या है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मीनिंग क्या आया, मीनिंग बोला है कि व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। बोला है फ्लॉग अ डेड हॉर्स, और व्यर्थ का प्रयास करना, कैसे मीनिंग आया, ये देखो कैसे। फ्लॉग मतलब होता है बेचना, भी होता है बेचना। और फ्लॉग का मीनिंग एक और होता है कोड़े मारना,
फ्लॉग का मीनिंग होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्लॉग का मीनिंग होता है बेचना, और फ्लॉग का दूसरा मीनिंग होता है कोड़े मारना। अब आते हैं पॉइंट पे। बोला फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डेड मतलब होता है मरा हुआ, हॉर्स मीन्स घोड़ा। अब आप मुझे बताइए कि आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मार रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, और लगे हुए उसको उठाने में, उठ जा उठ जा उठ जा, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो एक फ्लॉग, फ्लॉग क्या कोड़े मार रहे हो आप, डेड हॉर्स। अब आप मुझे बताओ कि एक मरे हुए घोड़े को आप फ्लॉग कर रहे हो, कोड़े मार रहे हो, उठ जा, वो उठेगा कभी? आप कितना भी प्रयास करो वो कभी नहीं उठेगा, क्योंकि वो घोड़ा डेड हॉर्स है, वो मर चुका है। अब आप मुझे, आप कौन सा प्रयास कर रहे हो, एक सफल प्रयास कर रहे हो कि व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो? उठ जा उठ जा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, उठ जा। आप फ्लॉग कर रहे हो, कोड़े मार रहे हो डेड हॉर्स को, अब बोले उठ जा उठ जा, कोड़े मार रहे हो, उठ जा बोल रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या कर रहे हो, आप सफल प्रयास कर रहे हो कि व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो? आया आंसर? तो क्या है इसके सेंस पे, क्या ना, ये है इसका एक्ट, ये एक्ट है, और एक्ट से जो भाव निकला वो उसका आंसर है। जैसे अंडर अ क्लाउड, क्या था एक्ट, मीनिंग आया, एक्ट ये हो गया कि आप बादल के बीच में फंस गए, बादल के बीच में घिर गए आप, लेकिन उसका आंसर क्या, भाव क्या निकला कि भाई उसमें हम संदेह में पड़ गए थे यार, समझ में नहीं आया क्या हुआ मुझे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, संदेह घेरे में। उसके बाद फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये एक्शन है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कि एक मरे हुए घोड़े को मार रहा है, उठा रहा है, उठ जा उठ जा, लेकिन वो नहीं उड़ेगा। तो आंसर क्या निकला इसका, आंसर एक्शन नहीं है, आंसर इसके भाव है कि भाई ये व्यर्थ का प्रयास कर रहा है, ये बिना एक सफल प्रयास नहीं कर रहा है, बिना काम का कर रहा है ये। ऐसा कुछ होगा कभी? एक मरा हुआ घोड़ा कभी घास नहीं खाता। तो क्या है, एक व्यर्थ का प्रयास किया। वर्ड है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, और मीनिंग क्या आया, परिणाम भुगतना। देख लो आप, परिणाम भुगतना, वर्ड क्या है, फेस द म्यूजिक। देखो फेस है, फेस मतलब तो चेहरा होता है, म्यूजिक मतलब गाना होता है, संगीत होता है। अब मीनिंग क्या निकला, फिर परिणाम भुगतना। तो एक बात तो पक्का है ना कि आपको याद करना पड़ेगा, अगर इस टेक्निक से आप नहीं आते हैं सामने, अगर आप इस टेक्निक को नहीं ऑप्ट करेंगे तो रिमेंबर करना पड़ जाएगा, रटना पड़ जाएगा, और रटने से कितना रिमेंबर कर लेंगे वो आपको समझ में आ रहा है। फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना, है ना, परिणाम भुगतना। अब यहाँ पे कैसे लेंगे, फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना। चलो ऐसा करते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ पढ़ाई कर रहे हो, और वहां पे कोई बच्चा आ गया तंग करने के लिए, न 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 ऐसा कर रहा है, तंग कर रहा है। अब बोले उधर जाके बोलो, अब यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर वो पढ़ाई करने लगे, वो फिर न न न करके अब वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। फिर बोला ना उधर उधर जाके पढ़ाई करो, उधर जाके बोलो मैं इधर पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर आप पढ़ने लगे, और फिर बोला न न न न न न न न न न, आपने लगा दिया जो उधर, ऐसा करता है वो। क्या कर रहा है वो, जब आपने उसको लगाया तो वो जो रो रहा है ना, वो म्यूजिक के रूप में रोता है बच्चा, क्या ऐसा रोता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा ऐसे ही रोता है। मेरा कहने का सेंस यहाँ पे ये है, जब उसने बात नहीं माना तो उसको परिणाम के रूप में क्या मिला, जब उसको परिणाम जो भुगता, जब वो परिणाम भुगता, वो क्या था, म्यूजिक था। उस म्यूजिक को वो फेस किया, वो वही है फेस द म्यूजिक, यानी उस म्यूजिक, यानी वो जब पिटाई लगती है ना तो रोना आता है, तो रोना भी एक म्यूजिक का फॉर्म है ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा फिर तो परिणाम भुगतना का देख लो, यहाँ पे गेट रेप्रीमेंडेड आएगा, एग्जाम में आएगा, तो ये भी मैं साथ में लिख दिया हूं कि इस फॉर्म में आएगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसमें कभी कभार, कभी कभार, रेयरली देख लीजिए, या इरेगुलरली, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है वो, इरेगुलरली है, मतलब कभी कभार। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स, फिट्स मतलब होता है रुक रुक करके, बाय फिट्स रुक रुक करके, और स्टार्ट्स मतलब कहता है शुरुआत में। तो बोला बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में गए थे और उसके बाद हम रुक रुक के गए, कभी नहीं गए, रुक रुक के गए। तो बताओ मीनिंग आ रहा है, जब स्टार्टिंग में गए और रुक रुक के, उसके बाद कभी रुके, कभी गए, कभी नहीं गए, तो रुक रुक के गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेगुलर गए या इरेगुलर गए, इरेगुलर गए यानी कभी कभार, आगे मीनिंग कभी कभार, यानी इरेगुलरली, आया मीनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बोला इनफ रोप, इनफ रोप, इनफ रोप, इनफ मींस होता है काफी, मीनिंग क्या आ रहा है, इनफ रोप, बोला कोई कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। इनफ रोप, एक फौजी जब किसी मिशन के लिए जाता है, उसको प्रॉपर रोप मिलता है, रस्सी, प्रॉपर रस्सी उसको साथ में दिया रहता है, ताकि आप पूरा कितनी भी ऊंचाई हो, उस ऊंचाई पे आप आसानी से वो कार्य कर सकें। तो इतना रोप देता है जितना उसके आवश्यकता से अधिक हो, तो इनफ रोप दिया ना,
इनफ रोप दिया। अब इतना तो नहीं कि भाई वहां पे ऊंचाई कितनी है, हाँ सर ऊंचाई वहां पे ना 10 मीटर है तो लिए 10 मीटर का ले काट के दे ले, ऐसा ऐसा तो नहीं करेगा, काट देगा 10 मीटर का ले ले, ऐसा नहीं करेगा। वो 10 मीटर का है वो देगा 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर तक ले जाएंगे वो लोग, या उससे भी ज्यादा देते हैं। इनफ रोप मिला। इनफ रोप मतलब क्या कि वही नहीं बल्कि उसके अलावा भी कभी इसकी जरूरत पड़े तो कर देना, यानी कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है उसके पास। आया? तो जब मैं बोलूंगा इनफ रोप तो वहां फौजी डिफेंस वाले थॉट से यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इनफ रोप। उन लोगों को रोप मिलता है हमेशा एक बड़ी चढ़ाई के लिए, बड़े मिशन के लिए, चढ़ाई के लिए जब जाते हैं तो उनको रोप पास में रखना होता है। तो वो इनफ रोप काफी उनके वो रस्सी की जो लंबाई होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इनफ रोप होता है, काफी होती है उनके पास। ये चीज क्यों इनफ रोप क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? अब आंसर निकालिए, क्यों दिया गया? कि कोई कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है कि वही नहीं उसके अलावा भी कहीं जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, जाओ, पूरी स्वतंत्रता है ना, कोई कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता, इनफ रोप। आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एट सी। वर्ड क्या है जी? एट सी। एट सी मीनिंग क्या है? कंफ्यूज या असमंजस। क्या है? एट सी, कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज्ड है ना, और असमंजस या मीनिंग आ रहा है कंफ्यूज या पजल्ड, आ रहा है ना पजल्ड, या क्यों? व्हाट एट सी? एट सी मींस क्या होगा? कंफ्यूज्ड। कैसे होगा? अगर आप बीच, सी मींस क्या होता है? समुद्र, समुद्र है ना। अब बताओ कि समुद्र में आप चले गए, अब आपको पता चलेगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है? बाबा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। मतलब आप एट सी, जब आप समुद्र में हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बोलोगे राजू, श्याम, ऐसे पता है नहीं। वो क्या है यहाँ पे कि आप जब बीच समुद्र में पड़ जाओगे आप कंफ्यूज जाओगे, मैं किधर जाना यार, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, अभी किधर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वेल मछली के घर के आसपास जा रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता, कंफ्यूज हो आप, हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप। एट सी, जब आप समुद्र में रहोगे तो पूरी तरह कंफ्यूज रहोगे कि मैं किधर जा रहा हूं। वही आ रहा है, वो सिचुएशन है एट सी का, और आंसर निकल जाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, याद नहीं करना, अगर याद करेंगे फंस जाएंगे। कितना याद कर पाएंगे आप? लेकिन ये कैसे बना है उसको सोचो, आपको आ जाएगा आंसर। या तो क्या वर्ड है? एट सी। वर्ड क्या है? एट सी। एट, जब आप समुद्र में होंगे कैसे होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अपने आप को सोच के देखो, उस परिस्थिति में ढाल के देखो। एट सी है तो क्या हो जाएंगे आप? कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता है, ताश, कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश, वो हो गया ताश। एक होता है ऑन द कार्ड, और इसको ऐसे भी लेते हैं, अगर ऑन द कार्ड, कार्ड मतलब होता है, आपने बताया शादी का भी कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड, हम यहाँ पे शादी कार्ड को लेते हैं। अब अगर बताओ कि शादी के कार्ड पे आपका नाम आ गया, आप अपना नाम सोच लो, फलाना वेट्स, उसका नाम सोच लो। तो अगर वो आप नाम अगर आ गया ऑन द, मान लो कि कोई भी नाम, ए वेट्स बी, ए वेट्स सी, ऐसा कुछ करके कोई कोई नाम आ गया, तो आप सोच लो कि यहाँ पे ऑन द कार्ड्स, अगर किसी का नाम आ गया है कार्ड पे, तो अब उसकी शादी निश्चित है कि नहीं है? जो निश्चित हो, ऑन द कार्ड्स, निश्चित हो। वैसे भी कार्ड्स में इसका नाम आ जाता है। हम कई बार बहुत सारे ऐसे मतलब जगह जाते हैं जब मतलब आपका नाम नहीं आया है, लेकिन अगर नाम आ जाएगा तो मिल जाएगा। मतलब अगर नाम आ जाता है कार्ड पे तो वो हमें निश्चित हो जाती है वो काम। आते हैं पॉइंट पे। वर्ड है पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में क्या हुआ? सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ। गौर करना क्या है? सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ, मतलब डायरेक्ट कह दिया। देख लो यहाँ पे मैं इसको कैसे तोड़ा हूं, आपको समझना है। वर्ड क्या है कि पॉइंट ब्लैंक और सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ। गौर करना, अगर आप एसएससी या सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये जरूर आता है। तो अगर आप मान लो कि एसएससी सीजीएल का या डिफेंस का या स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे रहे हो आप, और आप उसमें पता है उसमें गोला भरना आता है, ए बी सी डी गोला भरना आता है, लेकिन आपने एक गोला नहीं भरा, खाली छोड़ दिया। मतलब एक क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन था, उसे गोला भरना था, आपने गोला को नहीं भरा। वो जो पॉइंट होता है ना, वो जो पॉइंट है जिसमें आपको गोला को भरना है, उस पॉइंट को आपने खाली छोड़ दिया, ब्लैंक, खाली छोड़ दिया, पॉइंट को ब्लैंक, खाली छोड़ दिया। अगर एग्जाम में आप उसको गोले को नहीं भरे तो यही तो मीनिंग आता है ना कि सर नहीं आता है मुझे, इसका मतलब यानी सीधे वो स्पष्ट रूप से कह दिया आपने ये नहीं आता है सर, उसका देखिए सर दूसरा बना है, तीसरा बना है, चौथा बना है, लेकिन ये नहीं आता है। यानी इसका मतलब जो खाली छोड़ दिया, पॉइंट अगर ब्लैंक है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि सर इसको, यानी ये क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा होगा, यानी स्पष्ट रूप से कहा हुआ है।
मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट ब्लैंक, आप पॉइंट को ब्लैंक छोड़ दिए एग्जाम में, इसका मतलब आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हो कि सर ये मुझे नहीं आता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बोला है डन टू डेथ, ये तो मीनिंग ऐसे ही आ गया। डन मीन्स होता है हो गया है, हो चुका है। डन टू डेथ मतलब डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु हो गई है, मीनिंग भी आ रहा है मृत्यु हो जाना, मृत्यु होना, मृत्यु हो चुका है। तो डन टू डेथ का मीनिंग ऐसे ही आ गया, याद नहीं करना पड़े। डन टू डेथ, डेथ से हो गया मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है रब हिम द रॉन्ग वे, रब हिम द रॉन्ग वे, रॉन्ग वे इसका मीनिंग आ रहा है उकसाना या परेशान करना, उत्तेजित करना किसी काम के लिए, लेकिन रॉन्ग वे गलत काम के लिए। और रब मतलब होता है रगड़ना भी होता है, और रब मतलब होता है किसी चीज को जगाना भी होता है। रब मतलब जगाना, किसी चीज को बार बार बोल बोल के उसको रगड़ा देते हैं ना, उसको जगाते हैं। लेकिन बोल रहा है आगे, बोल रहा है रॉन्ग वे, गलत तरीके से। रब हिम, हिम क्या, उसको, उसे, तो उस किसी को ना रब कर रहा है, उसको बार बार उसको टोक रहा है, टोन कर रहा है, यानी उसको जगा रहा है उसको। कैसे, को क्या करने के लिए? तो द रॉन्ग वे, गलत तरीके से कुछ करने के लिए बोल रहा है, यानी उसको उकसा रहा है, परेशान कर रहा है। रब हिम द रॉन्ग वे, रब में रगड़ना भी होता है। अगर मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सोया हुआ है, उसको बार बार वहां पे आकर ऐसा यहाँ पे कहीं भी आकर उसको रगड़ देंगे सर के, तो क्या कर रहे हैं उसको, वो क्या कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर, रॉन्ग वे, गलत तरीके से उसको बता रहे हैं, गलत तरीके से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। रॉन्ग वे, गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब हिम द रॉन्ग वे, गलत तरीके से उसको उकसा रहे हैं कि नहीं उकसा रहे हैं, यानी उसको परेशान कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप इस भाव पे अगर नहीं जाएंगे तो एक ही तरीका है, याद करना पड़ जाएगा। और अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको भाव पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इडियम्स याद करने की चीज ही नहीं है। इडियम्स याद करने की चीज नहीं है, इडियम्स समझने की चीज है। भाव को समझना है, तुरंत याद जाएगा। नहीं तो आप मुझे इसको आप मत देखो, आप ऐसे ही आप मुझे जवाब दो, बताओ मुझे कि पॉइंट ब्लैंक आपने छोड़ दिया था, क्यों नहीं याद है इसलिए छोड़ दिया। यानी स्पष्ट रूप से वो जो पॉइंट ब्लैंक है स्पष्ट रूप से कह रहा है ना कि नहीं आता है सर, इसलिए छोड़ दिया स्पष्ट रूप से। अब आप मुझे बताओ कि अंडर द क्लाउड, जब आप अंडर द क्लाउड थे तो क्या थे, क्या थे आप? असमंजस में थे, कंफ्यूज थे। वहां पे असमंजस हो जाना वही हुआ, असमंजस में पड़ जाना। अंडर क्लाउड, फॉग डेड हॉर्स, बताओ कैसा काम कर रहे हो, उठ जा। घोड़ा को मार रहे हो, डेड हॉर्स है, उसको कोड़े मार रहे हो, उठ जा। कैसा काम कर रहे हो, सफल काम कर रहे हो कि व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो? व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है सेंस। दूसरा है फेस द म्यूजिक, जब आप पढ़ाई कर रहे थे है ना, उसको उसे डिस्टर्ब कर रहा था तो उसको अपने लगा दिया चटक से, तो कैसे कैसे वो फेस कर रहा था? म्यूजिक फेस किया, वो परिणाम भुगता वो इसमें, रोने के सेंस में। तो वो यहाँ पे आया वर्ड है, ये क्या है, बाय फिट्स। फिट्स में क्या होता है, रुक रुक करके। और स्टार्ट्स, यानी आप कहीं गए थे, अपने खुद को लेना है। स्टार्टिंग में कहीं गए थे, उसके बाद नहीं गए, फिर कभी रुक रुक के कभी कभी गए, कभी नहीं गए, ऐसा करके गए। तो बताइए आप कभी कभार गए कि नहीं गए? कभी कभार गए। हमारा इनफ रोप, एक फौजी को अपने मिशन में जाने के लिए वहां पे इनफ, पर्याप्त मात्रा में उनको रस्सी दे दिया जाता है। क्यों? कि जाओ, जैसे काम करना हो ऐसे करना, इससे यानी कार्य करने की स्वतंत्रता है, वो इनफ रोप से कार्य करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बोलना है एट सी, अगर आप बीच समुद्र में फंस गए कैसा हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बीच समुद्र में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स, शादी के कार्ड पर अगर, शादी कार्ड पर, ऑन द कार्ड, शादी के कार्ड पर अगर आपका नाम आ गया मतलब है कि अब निश्चित है, निश्चित है कि शादी हो जाएगी, निश्चित है ना। तो ऑन द कार्ड से लेंगे, कार्ड पे नाम आ गया मतलब निश्चित है वो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ब्लैंक, अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है मतलब स्पष्ट रूप से कह रहे हो कि सर मुझे नहीं आता है। यह है डन डेथ, मृत्यु हो जाना। अब बोले रब हिम द रॉन्ग वे, रब हिम द रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से उसको क्या करना, उकसाना। ये देखिए यहाँ मीनिंग आ रहा है, उकसाना, परेशान करना, तंग करना, एनॉय हिम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं फिर से इडियम्स का एक दूसरा वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।